मध्य प्रदेश में अब विश्वविद्यालयों के कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। ये कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। इंदौर पहुंचे मंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत की जाएगी। उनका कहना है कि कुलपतियों की ओर से इस संबंध में ज्ञापन मिलने के बाद फैसला लिया गया है। इससे उनका मान और ज्यादा बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। इसे लेकर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास किया जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून में संशोधन कर दिया जाएगा। मंत्री मोहन यादव के मुताबिक महाराष्ट्र में और दक्षिण के राज्यों में कुलपति को कुलगुरु के नाम से संबोधित करने की परंपरा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसे नए सत्र में लागू किया जा सकता है। जिलाधीश का पद जिले में कहलाता था, तो जिलाधीश से ऐसा लगता था कि मतलब कोई सत्ता का धीश हो या राजा का प्रतिध्वनि आती है, उसके बजाय जो हमारे कर्म सेवक के रूप में पहचान बने। और ये गुरु शब्द तो ऐसा ही है, कुलगुरु करके अगर बात करते हैं तो कुलपति की तुलना में ज़्यादा ये लोगों को गले उतरता है। और माननीय कुलपतियों की भी आग्रह है कि इस नाम पर विचार करना चाहिए। तो हमने विभाग ने विचार किया, इस दिशा में ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट तक ये विषय जाएगा और सबकी स्वीकृति मिली तो जरूर ये पद नाम लागू होगा। तो विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल वक्त के साथ साथ ही और ज्यादा तेज होने लग गई है। दोनों ही राजनीतिक दल मैदानी तैयारियां मजबूत करने में जुट गए हैं। ऐसे में आदिवासी समाज को लुभाने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल कोई मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को मुंबई जाकर प्रदेश का नाम रोशन करना चाहिए, क्योंकि वो एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा। उन्होंने पीएम मोदी पर डराने और छुपाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने मंच से अधिकारियों को चुनौती दी, कहा कि वक्त आने पर हर अधिकारी से हिसाब किताब किया जाएगा। अब मैं इसी कड़ी में शिवराज सिंह को कहता हूं, बंबई जाइए, अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, एक्टिंग करिए। जो आप एक्टिंग करते हैं जनता के सामने, जनता को गुमराह करते हैं। आपकी आंखें, आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, आंखें चलती नहीं, कान से इनका दुख सुन नहीं सकते, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है इनका। और ये सोचते हैं कि मैं मुंह से ही जनता को गुमराह कर लूंगा। वो अधिकारी जो शराफत और बदतमीजी करते हैं, जो आपके साथ, हमारे आदिवासी समाज के साथ न्याय नहीं करते हैं, बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में लिए हुए घूमते हैं, वो समझ लें। हम भी लाइब्रेरी बना रहे हैं, हम भी लाइब्रेरी बना रहे हैं। जितने आवेदन आते हैं मेरे पास, मैं रख रहा हूं, इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। तो कांग्रेस की अधिकार यात्रा पर बीजेपी लगातार हमलावर है। कमलनाथ की जन अधिकार यात्रा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने धोखा यात्रा करार किया। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों को उपेक्षा का आरोप लगाया है। वी डी शर्मा ने कमलनाथ से कई सवाल भी किए हैं। वी डी शर्मा ने पूछा कि 15 महीने की सरकार ने आदिवासियों के जो अधिकार छीने, उसका हर आदिवासी जवाब मांग रहा है। शिवराज सरकार के दौरान आदिवासियों और गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को बंद करने को लेकर भी वी डी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। वी डी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ आदिवासी अधिकार की बात करती है तो दिग्विजय सिंह को राज्यसभा क्यों भेजा, कांतिलाल भूरिया को क्यों नहीं भेजा। बीजेपी ने सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा भेजा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अभी एक आदिवासी जन अधिकार यात्रा ऐसा कुछ वो निकाल रहे हैं, ऐसा जानकारी अभी आई है और आप लोग भी देख ही रहे होंगे। अगर मैं इसके बारे में कहूं तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है वो केवल और केवल एक धोखा यात्रा है। अगर कमलनाथ जी और कांग्रेस का नेतृत्व अगर इतना ही हक और अधिकार की बात करता है तो दिग्विजय सिंह क्यों राज्यसभा में गए, कांतिलाल भूरिया भी चले जाते। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक नौजवान साथी को, जो शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के छात्रों के लिए वहां बड़वानी और अलीराजपुर के क्षेत्र में जो काम करते हैं, ऐसे भाई सुमेर सोलंकी नौजवान साथी, मुझे लगता है कि राज्यसभा में सबसे नौजवान व्यक्ति मध्य प्रदेश से चुन करके गया।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दल आदिवासियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां पर एक और कमलनाथ के नेतृत्व में आज से कांग्रेस की अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। बड़वानी से शुरू हुई ये यात्रा मंडला, शहडोल और विंध्य भी जाएगी। उधर 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के दौरे पर आएंगे। आजादी 75 के साथ ही आधुनिक भारत कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। 18 सितंबर 1858 को ही अंग्रेजों ने गोंड राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को तोप से उड़ा दिया था। इन दोनों ही लोगों का आदिवासी समुदाय में काफी प्रभाव है। माना जा रहा है कि उनका सम्मान करके बीजेपी आदिवासियों के बीच पैठ बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। तो किस लिए चाहिए आदिवासियों का साथ, ये भी जानिए। एमपी में क्योंकि 2 करोड़ आबादी है, 43 आदिवासी समूह है, 60 लाख भील भिलाला समुदाय, 51 लाख गोंड समुदाय है, 12 लाख कोल समाज है। इसलिए आदिवासियों को साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। तो एमपी में आदिवासी वोट बैंक की सियासत भी चल रही है। एमपी विधानसभा की क्योंकि 47 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए जो कि आरक्षित है, सामान्य वर्ग की 31 सीटों पर भी निर्णायक भूमिका निभाई जाती है आदिवासियों के द्वारा। 2003 से पहले कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माने जाते थे आदिवासी, और 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 47 में से 30 सीटें इन्हीं की वजह से मिली थी। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47 में से महज 16 सीटें मिली थी। आगे बढ़ते हैं। सतना के अमरपाटन में धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अमरपाटन के ककरा करही गांव के अनुसूचित जाति जनजाति के घर की बीमार बच्ची को ठीक करने के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को लगी। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने फादर को धर्मांतरण करवाते रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ईसाई मिशनरी संगठन के 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद क्रिश्चियन महिलाओं ने थाने का घेराव किया। थाने में विश्व हिंदू परिषद और क्रिश्चियन समाज के लोग भी आपस में भिड़ते नजर आए। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार 2 लोगों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी को सूचना दी गई और थाना प्रभारी महोदय पहुंचकर वहां पे उनको अपने साथ ले आए और उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। शिकायत पत्र में दिया है हम लोगों ने कि हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसमें तत्काल रोक लगाई जाए। यदि रोक नहीं लगाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। दौरान विवेचना अपराध सबूत पाए जाने पर आज दिनांक 6/9/21 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी किया गया, जिन्हें मैहर जेल दाखिल किया गया। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी पर छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। बयान के विरोध में छतरपुर के नौगांव का ब्राह्मण समाज भी लामबंद हो गया है। नौगांव ब्राह्मण समाज ने पीडब्ल्यूडी ग्राउंड से पैदल मार्च निकाला और नंद कुमार बघेल के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। ब्राह्मण समाज ने पीएम के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम ही SDM को ज्ञापन सौंपा। सारा विवाद नंद कुमार बघेल के उस बयान का है जहां नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें परदेसी और विदेशी बता दिया था। उन्हें देश से बाहर जाने की सलाह दे दी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने जो लखनऊ में एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्राह्मण समाज के ऊपर अपमानजनक, क्षुब्ध करने वाली और उनको अपमानित करने वाली जो टिप्पणी की है, उसके विरोध में नौगांव ब्राह्मण समाज ने आज यहां पर माननीय SDM महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है, जिसमें श्रीमान नगर निरीक्षक महोदय का कहना है कि आप हमें 4 दिन दीजिए जांच के लिए। जांच उपरांत हम 4 दिन में आगे की जो भी यथोचित कार्रवाई होगी हम वो करेंगे। वहीं छिंदवाड़ा में कल वर्ल्ड फेमस गोटमार मेला का आयोजन किया जाना है और इस दौरान खूनी खेल को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है।
पांडुनी ब्लॉक और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने कोविड-19 को रोकने वाली गाइडलाइन को भी हथियार बना लिया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा करने, जुलूस और रैली निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध 8 सितंबर सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि सुरक्षा के लिए 10 डीएसपी, 18 निरीक्षक, करीब 400 पुलिस बल और एसएएफ की 2 टुकड़ी तैनात रहेंगी। इस कोने खेल को रोकने के लिए कांग्रेस के विधायक नीलेश शोई की लगातार बैठकें करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बता दें कि हर बार तैयारी के बाद भी प्रशासन गोटमार नाम के इस खूनी खेल को रोक नहीं पाता है। इस खेल में कई लोग घायल हो जाते हैं, वहीं कई लोग जिंदगी की जंग भी हार जाते हैं। इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए प्रशासन दावा कर रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। लगातार बैठकें की जा रही है, लोगों को समझाने के लिए कवायदें की जा रही है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी हो रही है। ये शांति समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से मेले का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से गुटमार मेले में लोग उसको मनाएंगे ताकि लोग घायल ना हो, हताहत ना हो। हमारी अपील है वहाँ के जन से कि पूर्व की भांति इसको बिल्कुल सुरक्षित तरीके से गोटमार मेले का आयोजन करें और कोविड प्रोटोकॉल का भी संपूर्ण रूप से वहाँ पालन करें। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा गोटमार मेले में क्या होता है, आखिर खासियत इसकी क्या है। तो अब आपको बता देते हैं गोटमार मेले के पीछे की पूरी कहानी। दरअसल मान्यता ये है कि बरसों पहले कभी पांडुन्ना और सावर गांव के युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चला और इससे दोनों के गांव वाले नाराज हो गए। दोनों में दुश्मनी हो गई और गुस्से में एक दूसरे को पत्थर मारना शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी में दोनों प्रेमी युवक युवती की मौत हो गई। बस तब से ही घटना में दोनों गांव वालों के लिए प्रतीक और परंपरा बन गई। हर साल इसी घटना की याद में दोनों गांव वाले एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। ये गांव महाराष्ट्र की सीमा पर बसे हैं। मराठी में पत्थर को गोटा कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गोटमार मेला। दोनों गांव नदी के आर पार बसे हुए हैं। गोटमार मेले के दिन सुबह होते ही नदी के बीच में लाल झंडा लगा दिया जाता है। बस उसके बाद सुबह से ही इन दोनों गांवों के लोगों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। सुबह से देर शाम तक चलने वाली इस पत्थरबाजी में सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। इसलिए प्रशासन की तैयारी है कि इससे बचा जा सके।